स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। जी हां, जहां आगामी पंचायत चुनाव पर संशय के आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी ओर 27 की सियासी सरगर्मियां अभी से तेज नजर आ रही हैं। विधानसभा में सीएम योगी ने आज सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ पूर्व की सरकारों को जमकर घेरा। तो वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्र राज्य संबंधों पर तंज कसा। अखिलेश ने लिखा कि क्या केंद्र और लखनऊ की लड़ाई में अब बुलडोजर की बजाय सीधा ब्रह्मोस चलेगा। बहरहाल पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो गांव देहात में चर्चा अभी एक ही सवाल उठ रहा है कि पंचायत चुनाव अप्रैल मई में हो जाएगा या टल जाएगा। दरअसल योगी सरकार ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने अदालत में बताया है कि वो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद ही चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। जाहिर है कि प्रक्रिया जटिल है और 2 महीने में आयोग के गठन से लेकर सर्वे कराने तक और फिर आरक्षण तय करना और चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करना, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? दबे जुबान में ही सही, सियासी दलों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल तेज है। जानकार यही मान रहे हैं कि पंचायत चुनाव का टलना अब तय है। वहीं इस संशय पर सियासत भी गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि पंचायत चुनाव में देरी बीजेपी की हिडन सेटिंग वाली रणनीति है। यूपी के चुनावी मौसम से पहले सियासी बवंडर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुनिए। ये इतने जो है षड्यंत्रकारी लोग हैं, इतने झूठे और फरेबी लोग हैं। इन लोगों ने पिछले 6 महीने से पूरे प्रदेश के जो प्रधानी की तैयारी करने वाले, जिला पंचायत की तैयारी करने वाले, जो भी पंचायत से संबंधित चुनाव तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके बेनता पैसे खर्च करा दिए और रोजाना झूठ उनसे बोल रहे हैं। इनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। ये लोकतंत्र को बर्बाद करने पे तुली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये अपने मन मर्जी, अपने मन माफिक समय पे चुनाव कराना चाहती है। और हम चाहते हैं कि लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं, चुनाव समय से होने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मंशा चुनाव कराने की नहीं है। पूरे प्रदेश के लोग इससे प्रभावित होंगे और इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में योगी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है जिसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका गठन किया जाएगा और उसके बाद वो आयोग जो है वो रिपोर्ट देगा जिसके आधार पर ही आरक्षण तय होगा और इसके बाद ही पंचायत चुनाव हो पाएंगे। पहले ये तय था, नियत था कि अप्रैल और मई के महीने में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से जो तमाम प्रधान हैं, बीडीसीज हैं, उन्होंने शुरू भी कर दी हैं। गांव में खास तौर से पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो नजर भी आने लगी हैं। लेकिन उससे ठीक पहले योगी सरकार के इस हलफनामे ने प्रधान जी को जरूर परेशान कर दिया है। गांव में जो तमाम सियासी दल हैं उनकी भी टेंशन दूसरी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव टलेंगे ये जानकार तय मान रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कोई अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि नियत समय, तय समय पर ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हथियार बनाकर सरकार को घेर रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि सरकार हिडन सेटिंग की तैयारी कर रही है और चुनावों से डरी हुई है। इस वजह से पंचायत चुनाव टालने पर तुली हुई है। समाजवादी पार्टी की इस आशंका में कितना दम है और पंचायत चुनाव की तारीख अगर टलेगी तो फिर इसमें किसका हित, किसका नुकसान और सियासत किस ओर जाएगी? वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि 27 के चुनावों को लेकर भी सियासत जो है जोरों शोरों पर नजर आ रही है। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मौसम है वो किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। और इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
सेटिंग वाली रणनीति है और ये सियासी मौसम जो है उत्तर प्रदेश का, चाहे हम पंचायत चुनाव की बात करें, चाहे 27 के तो पंचायत चुनाव पर संशय और इस पर सियासी कलह, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदर्श सिंह जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और आदर्श सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। ये जो पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि पंचायत चुनाव जो है वो टल सकते हैं, सियासत भी गर्मा उठी है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, लेकिन पंचायत चुनाव का टलना, इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि ओबीसी आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि बीते 5 सालों का समय था सरकार के पास में, अक्टूबर 2025 में जो पिछला ओबीसी आयोग है उसका कार्यकाल खत्म हो गया, उसको बढ़ाया गया था, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन क्या ये जो समय सीमा है इसको ध्यान में रखते हुए क्या ये काम पहले नहीं किया जा सकता था? आलोक त्रिपाठी जी। ये है ये पहले, माफ कीजिए आदर्श सिंह जी, सवाल मेरा आपसे था। जी आदर्श जी, देखिए, ये आपकी आवाज मुझे गूंज रही है, मुझको ही सुनाई दे रही है, थोड़ा सा प्लीज इसको रिजॉल्व कराइए, फिर मैं बोलता हूँ। आदर्श जी, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? ठीक मैं है, आपको कुछ सुन पा रहा हूं, टेक्निकल इशू मुझको, है, लेकिन मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है। इसी सवाल के साथ आलोक त्रिपाठी जी आपका जवाब लेना चाहूंगी मैं। क्या ये नहीं लगता कि ये जो तैयारियां हैं अब जो शुरू होने वाली हैं, ये कहा जा रहा है कि ओबीसी आयोग का गठन करेगी सरकार, क्या ये तैयारियां पहले नहीं की जा लेनी चाहिए थी अभी तक? क्योंकि अप्रैल मई में जब तय था कि चुनाव होना है, तो फिर ये जो मुद्दा है, ये जो पेंच है, वो ओबीसी आयोग पर क्यों अटक गया है? तो मुझे लगता है कि सरकार को इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन वहीं पीछे जो जो चीजें निकल के आ रही हैं, बातें निकल के आ रही हैं, वो ये भी लग रहा है कि सरकार शायद नहीं चाहती है कि चुनाव जिला पंचायत या नगर पालिका के जो है वो पहले हों, क्योंकि आने वाला जो चुनाव होगा वो विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस चुनाव में इस चुनाव का जो प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए इसका जो परिणाम होगा, चूंकि ये चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों का होता है, वहाँ जो इधर कुछ जो मुद्दे हुए, चाहे यूजीसी को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के जिस तरह से विरोध हुआ सरकार का और भाजपा का, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये चीजें लग रही थी कि शायद जो ग्रामीण क्षेत्रों के वाले जो चुनाव है वो उसके परिणाम भाजपा के विपरीत हो सकते हैं, जिसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। इसलिए इस तरह की चीजों को अनदेखा समझते हुए ये निर्णय लिया गया। साथ में जिस तरह की जो मतदाताओं को लेकर के जो चल रहा है अभियान, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदाता कटे हुए हैं शहर से, वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं, तो वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको समझते हुए मुझे लगता है कि शायद सरकार नहीं चाह रही है कि अभी पंचायत के चुनाव हो और उसके पहले विधानसभा के चुनाव हो जाए, उसके बाद ये चुनाव कराए जाए जिसका यह प्रभाव कुछ ना हो। ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि जैसा विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, इसमें कितना दम मानते हैं आप विपक्ष के इन दावों में? नहीं, ये हम नहीं कह सकते। देखिए, ये विपक्ष का काम है कहना कि सरकार डरी हुई है, लेकिन सरकार की ये रणनीति कह सकते हैं कि रणनीति बनाना हर पार्टी का अपना अधिकार है कि हम चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति बनाते हैं। तो ये सरकार की भी रणनीति होगी कि हमको चुनाव जीतना है, उसके लिए क्या रणनीति है, चुनाव अभी कराएं या थोड़ा आगे चल के कराएं, जिसका प्रभाव जो बेरोजगारी बन रही है वो ना कम हो जाए, या सरकार के पक्ष में जो माहौल है वो बन रहा है। जब जो बजट अभी पेश किया गया, उस बजट में सभी का ध्यान रखते हुए एक अभियान चलाया गया कि उसमें चाहे बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, सभी के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। तो ये सब चीजें हैं जिसका लगता है कि वो आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वो नहीं सरकार तो दावा कर रही है कि भाई तय समय पर जो चुनाव है पंचायत के वो संपन्न करा लिए जाएंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि 2 महीने के अंदर आयोग का गठन भी हो जाए, आयोग
सर्वे भी कर ले और उसके बाद रिपोर्ट पेश करके जो आरक्षण है वो भी तय कर दिया जाए? पूरी जो प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, क्या ये पॉसिबल है अप्रैल मई के महीने तक पूरी हो जाना और पंचायत चुनाव हो जाना? नहीं, देखिए ये मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा, क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं ये संभव नहीं लग रहा है। और शायद वो गेंद को जो है आयोग के पाले में डाल करके आयोग की तरफ से ये चीजें आए कि इतने समय में और ये सब संभव नहीं हो पाएगा, तो उससे सरकार भी बच जाएगी कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं और ये आयोग के ऊपर आ जाएगा। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। क्या आयोग के पाले में, आयोग के ऊपर डालकर सरकार बच रही है, चुनाव नहीं कराना चाहती है क्या? क्योंकि विपक्ष भी लगातार दावा कर रहा है कि इनकी जो हिडन सीक्रेट्स हैं, हिडन सीक्रेसी के तौर पर ये जो है कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ताकि ये जो है वो चुनाव में अपनी जीत जो है वो तय कर पाए। विपक्ष के खिलाफ ये साजिश है, ऐसा है क्या? अदिति जी, सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछड़ों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आपने देखा कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार की गई है। इसी के पैरेलल एक कार्यक्रम केंद्रीय चुनाव आयोग का SIR का आ गया। अभी पंचायत चुनाव की सूची पूरी तरह पूर्ण भी नहीं हुई थी, उसी के पैरेलल ही ये कार्यक्रम आ गया SIR का। सारी मशीनरी SIR में लग गई और जब तक सूची कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप ये नहीं तय कर सकते कि यहाँ किस वर्ग की संख्या कितनी है और किस पे आपको कैसा आरक्षण देना है। सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है। ये गठन की घोषणा जो है पहले भी तो की जा सकती थी, क्योंकि पंचायत चुनाव तो नियत थे कि अप्रैल से मई के महीने में होने हैं, तो इससे पहले ये लेट लतीफी क्यों की गई? सवाल इस पर उठ रहे हैं। लेट लतीफी नहीं, देखिए पंचायत चुनाव स्टेट लेवल पे होते हैं। केंद्रीय चुनाव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ के नहीं आया SIR वाला। 12 राज्यों में जो SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है वो कोई उत्तर प्रदेश सरकार से सलाह मशवरा करके तो बना शुरू नहीं किया चुनाव आयोग ने, लेकिन सारी मशीनरी यही उसमें भी लगी है, कोई अलग से स्टाफ उनका नहीं होता है। तो अब एक ही मशीनरी दो जगह इन्वॉल्व हो गई, तो इसमें दोनों सूची अभी तो SIR की ये जो प्रक्रिया चल रही यही नहीं कंप्लीट होने की स्थिति में है। अभी इसकी डेट बढ़ाते बढ़ाते देखिए मार्च तक पहुंच चुके हैं। इसी में पंचायत चुनाव की सूची इनकम्प्लीट ही थी जब ये SIR प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ऐसे में जब तक स्पष्ट आंकड़े न हो सरकार के पास, सरकार किस आयोग से कहेगी कि भाई इनका जरा आरक्षण आप तय करिए, और जब तक रिपोर्ट ना हो तब तक आरक्षण तय नहीं होगा। और ऐसे में चूंकि हमको समाजवादी पार्टी तो कह रही है भाई हिडन सेटिंग कर रहे हैं आप लोग। ये तो उनका आरोप पत्थर है। वो तो कह रहे थे कि प्रधानों का ज़्यादा पैसा खर्च करवा रहे हैं, प्रधान लोग प्रचार में लगे हैं। कोई सरकार ने ऐसा कोई कार्यक्रम जारी किया था क्या? तो विपक्ष भ्रम फैला रहा है एक बार फिर। बिल्कुल, विपक्ष भ्रामक राजनीति कर रहा है, मुद्दा भी राजनीति कर रहा है। भाई आप एक तरफ तो कहते हैं साहब पिछड़ों को हक नहीं मिल रहा, और जब सरकार देने के लिए प्रयासरत है तो उसमें भी आपका आरोप प्रत्यारोप है। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। आदित्य जी, जब पंचायत चुनाव की बात हो और पंचायत चुनाव में दलितों पिछड़ों के आरक्षण की बात हो, तो इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे नेता मुलायम सिंह जी की याद आता थी, क्योंकि उन्होंने सन 1994 में सबसे पहले पंचायत में आरक्षण लागू करने का काम किया। अगर वो पंचायत में आरक्षण ना लागू करते तो आज जो दलित और पिछड़ी जात के लोग BDC प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष बने बैठे हैं, ये उनकी ही देन है, क्योंकि वो हमेशा किसानों और नौजवानों की बात क्या करते थे। और जवानों के लिए पहले डेथबॉडी, जब कोई जवान हमारा शहीद हो जाता था तो उसके घर नहीं आती थी, वही उसका दाह संस्कार हो जाता था। लेकिन उन्होंने बॉडी लाने का, उसके घर जाने का जो ठीक है। शशिलेंद्र यादव जी, सवाल मेरा ये है कि जब सरकार कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं, चुनाव जो हैं वो करा लिए जाएंगे तय समय पर,
पंचायत चुनाव, तो फिर विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है, समाजवादी पार्टी खास तौर से, कि ये तो आप लोग का जो है हिडन सेटिंग चल रहा है? देखिए, जो मौजूदा ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 2025 में पूरा हो चुका था। सरकार ने क्या किया, उसको 1 साल बढ़ा दिया। 1 साल बढ़ाने के बजाय वो नए कार्यकाल का गठन कर सकती थी, नए आयोग का गठन कर सकती थी। उसने नए आयोग का गठन नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा इस तरीके से इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने नंबर 1 पार्टी बनने का काम किया, यहाँ 37 सांसद जिताने का काम किया। वह इससे डरी हुई है, क्योंकि आज किसानों की जो स्थिति है गाँवों में, आप देख लिए उन्हें खाद नहीं मिल रही है। किस तरीके से सरकारी समितियों में सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। तमाम किसानों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तमाम किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनको पानी नहीं मिल रहा है, नलकूपों में सुचारू रूप से पानी नहीं मिल रहा। तो यही सब डर हैं जिनकी वजह से आपके मुताबिक सरकार नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव हो। वो जानती है कि चूंकि ये ग्रामीण अंचल का चुनाव होता है, ठीक है, और वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी तो इसका फर्क सीधे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। आदर्श सिंह जी, इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी। आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? आदर्श जी, अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी आदर्श सिंह जी, इस बात का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है, विपक्ष खास तौर से सत्ता पक्ष को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है, क्योंकि उसको डर है कि वो हार जाएगी। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए वही पंचायत चुनाव में आएंगे और उसके बाद 27 पर भी उनका असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव और उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव, असर तो पड़ेगा ही। क्या लगता है लेट लतीफी इस वजह से हो रही है, या जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी तक ओबीसी आयोग जिसका गठन नहीं हो पाया है वो गठन करके सरकार ने कहा है कि हम पंचायत चुनाव करवाएंगे? क्या मानते हैं आप? ठीक है आदित्य जी, देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी समस्या पुनः वही है। मेरी आवाज जी, आपकी आवाज आ रही है आदर्श जी? फिर से आ रही? नहीं, मुझको आवाज मेरी ही सुनाई पड़ती है। हेलो जी आदर्श जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ आदित्य जी, मैं कह रहा था कि राजनीतिक पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी, लेकिन जहां तक बात है कि चुनाव में देरी की, पंचायत की चुनाव की जो डिले किया जा रहा है, तो उससे निश्चित तौर से प्रभाव पड़ेगा ही विधानसभा में जो आने वाले चुनाव है। और जितनी भी गतिविधियां होती हैं सरकार की, चाहे बजट का हो, जैसे अभी नाम लिया गया, ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझको। मेरी आवाज मुझको पुनः ठीक है। आदर्श सिंह जी की आवाज, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है आदर्श जी? आप बात रखिए, अपनी आवाज हम तक पहुंच रही है आदर्श जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेलो जी, हेलो अदिति जी, आप मुझको सुन पा रही हैं? ठीक है आदर्श जी, लग रहा है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, ग्लिच है, इसकी वजह से उनकी आवाज हम उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से। ठीक है आदर्श जी, लौटूंगी आपके पास। आलोक त्रिपाठी जी, मैं कह रहा था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करेंगी। और समाजवादी पार्टी का जहां तक आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव टालने के लिए इस तरीके की गतिविधियां कर रही है, तो उसका कहीं न कहीं अगर हम विश्लेषण करें तो उसका प्रभाव तो कहीं न कहीं आने वाले पंचायती चुनाव पर तो पड़ता हुआ दिखता ही है। लेकिन जहां तक बात है कि समय रहते नए कमीशन का गठन क्यों नहीं हो पाया, जो कि अभी अक्टूबर 2025 तक कार्यकाल था, जैसे कि हमारे शैलेंद्र यादव जी ने कही बात की, अभी नए आयोग का गठन सरकार कर सकती थी। तो अगर हमें देखेंगे, हम पिछड़ा आयोग का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य होते हैं। एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है नए आयोग के गठन की, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, समय लेती है। तो उसमें निश्चित तौर से मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि इतने कम समय में आयोग का गठन हो पाता। उसके लिए समर्पित नए आयोग के गठन की ही व्यवस्था की जा सकती थी, और वो की जा रही है सरकार ने, जैसा कि हलफनामे में कहा है। दूसरी बात जो मैं अभी तक के डिस्कशन से समझ पाया कि सरकार डरी हुई है, और 2024 के चुनाव से परिणाम से डरी हुई है कि कहीं वैसे परिणाम पुनः उसको देखने न पड़ जाए 2027 में। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि
वो हर चुनाव में वोटिंग बिहेवियर, वोटर पैटर्न बदल जाता है, उसके परिदृश्य बदल जाते हैं, उसमें फैक्टर्स अलग होते हैं। वो लोकसभा का चुनाव था, माहौल अलग था, कैंडिडेट्स अलग थे, रणनीति अलग थी। ये 2027 का चुनाव होगा, इसमें सारी चीजें बदली हुई दिखेंगी। और जहां तक बात है मतदाताओं का, ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी आयोग की बात हो रही है, तो अब एक बड़ी संख्या भी है सबसे ज्यादा वोटरों में, ओबीसी जिसको कहा जाता है। तो उसमें अगर हम बेनिफिशरीज को देखें, वोटर्स को देखें कि बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, तो वो मुझको फायदा होते ही दिख रहा है। और इस वजह से नहीं कि ठीक जो है, इन्होंने फायदा डिले होते किया दिख है, रहा ये है। चुनाव आलोक हो त्रिपाठी जाते, जी, तब भी बीजेपी को ही बड़ी फायदा बात होता। आदर्श सिंह जी रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता ही नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स जो हैं वो भी ये जो सर्वे होगा उसके बाद देखने को मिलेंगे, और सीटें भी ओबीसी की जो हैं वो बढ़ती हुई क्या आपको लग रहा है नजर आ रही है? और भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा आगामी पंचायत चुनाव में, ये तय है नहीं माना जाए? नहीं, आदित्य जी देखिए, जो पिछला जो चुनाव, आदित्य जी पिछला जो चुनाव हुआ था, जिस तरह से उसमें तमाम धांधलेबाजी, तमाम चीजें हुई थी, बूथ लूटने को लेकर के, तमाम मतदाताओं से मतदाता, तो ये सब चीजें जो हुई थी, तो उससे कहीं ना कहीं नीचे निकल के आई थी। और एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी शहर की पार्टी मानी जाती थी, और ग्रामीण में बसपा का, कांग्रेस का और सपा का, तो मुझे लगता है कि और अभी भी जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की सरकार है, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम, चाहे जो छुट्टा जानवरों को लेकर के, चाहे गन्ना किसानों को लेकर के, या कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के किसान परेशान थे। तो और ये जो चुनाव है वो ग्रामीण स्तर का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं परिणाम कहीं आगे के चुनाव जो है, जो असेंबली के चुनाव होंगे, उसमें प्रभाव ना डाल दें, ये एक बड़ा कारण है। तो और किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपनी रणनीति बनाना चुनाव जीतने के लिए, कि कैसे चुनाव जीतेंगे, कब चुनाव कराया जाए, कब उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनको मंथन करते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा इसमें जो है फायदा होगा, लेकिन हाँ, उसकी अपनी रणनीति है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी है कि कैसे हम चुनाव को जीते, कैसे हम जनता को या मतदाताओं को अपनी तरफ प्रभावित करें, अपनी तरफ ले आए। तो ये इसके लिए वो रणनीति बना रहे हैं, लेकिन चुनाव समय पे होने चाहिए मुझे जो लगता है, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि जो चुनाव कराए जा सके। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को लेकर के जो पिछले दिनों से माहौल बना हुआ था, तो उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वर्ग नाराज हो जाए या इसको खुश करने के लिए। तो हर वर्ग को, हर एक मतदाता, एक समाज के वोट को कैसे अपने पाले में लाया जाए, उसकी रणनीति बनाने के बाद ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, ओबीसी वोटर्स को कैसे अपने पाले में लेकर आएं, ओबीसी वोटर्स को खुश करने की रणनीति के तहत ही क्या ये पूरी प्लानिंग की जा रही है? समाजवादी पार्टी भी यही दावा कर रही है और आलोक त्रिपाठी जी भी ऐसा ही कुछ मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत ये काम कर रही है, इसीलिए पंचायत चुनाव में लेट लतीफी देरी तय है। देखिए, आलोक जी पत्रकार है, उनका अपना मूल्यांकन है। हम तो पिछड़ों को उनका वाजिब प्रतिनिधित्व मिले इस दिशा में काम कर रहे हैं, और समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से जो मतदाता सूची पंचायत की बनी है, उसके आंकड़ों के आधार पे हम आरक्षण की व्यवस्था देना चाहते हैं कि पिछड़ों को उचित आरक्षण का लाभ मिले और पंचायत चुनावों में अच्छा प्रतिनिधित्व निकल के आए। तो क्या जो नियत समय है, तय समय अप्रैल से मई का महीना, उसमें क्या पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे? सरकार ने तो कोर्ट में यही कहा है। बिल्कुल, पंचायत मंत्री ओपी राजभर भी कुछ दिन पहले यही दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि जो नियत समय है उसी में पंचायत चुनाव होगा, लेकिन जानकार नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं जटिल प्रक्रिया है। तो उनका आकलन है, सरकार का पूरा प्रयास है कि तय सीमा के अंतर्गत ये आरक्षण सूची तय हो जाए और चुनाव हो जाए। जी आदर्श सिंह जी, तय सीमा में चुनाव करा पाना, क्या ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बेहद मुश्किल है इस वक्त? और इसमें एसआईआर का फैक्टर कितना बड़ा है आदर्श सिंह जी? अदिति जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक जटिल प्रक्रिया है। अभी आयोग का गठन होगा, उसके बाद वो एक सर्वे करेंगे। जो सबसे पहले मूलभूत उनका कार्य है कि सब प्रदेश में कितने ओबीसी हैं, वो आरक्षण योग्य हैं कि नहीं है, किन किन सीटों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो उसमें एक
1 2 3 4 या फिर उससे ज्यादा समय लग सकता है, तो मुझको नहीं दिखता है। जो मेरा अपना आकलन है कि तय अभी समय पर अभी सीमा आदर्श सिंह पर जी आप चुनाव ये हो बात सकते भी हैं, कह लेकिन रहे जो मैं थे कि पहले बात ओबीसी, कह रहा था उसको मिस इंटरप्रेट कर गई आप। ठीक है, नहीं मेरी आदर्श सिंह बात जी, आप तक अभी पहुंच नहीं अभी पाई। अभी आपने ये भी कहा था कि ओबीसी आयोग के गठन में ही समय लगेगा सरकार को, यही वजह रही कि पहले गठन को टाल दिया गया। अब कितना समय लगेगा ओबीसी वर्ग आयोग के गठन में, उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया? आदर्श जी। आदिति जी देखिए, जो मैं बता रहा था आपको, जो एक परंपरागत रूप से आयोग उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, जो कि एक विधायी संस्था है। इसके पहले संवैधानिक 2018 में केंद्रीय एनसीबीसी जो था उसको 102 संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से उसको संवैधानिक संस्था बनाई गई। तो ये उससे इतर ये जो आयोग का गठन किया जा रहा है, ये एक उसी कार्य के लिए गठित किया जा रहा है कि वो हमारे ओबीसी समाज का पूरा मूल्यांकन करेंगी कि उनकी जनसंख्या कितनी है, किस सीटों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये अलग है, उस पर अब कितनी सीटें होंगी, कैसा होगा, उसको सरकार तय करेगी। लेकिन मैं जो बातें कह रहा था कि इस चुनाव के डिले से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, तो जो बातें गई आप तक मिस इंटरप्रेट हो गई बातें। मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जहां तक बात थी कि ओबीसी समाज का वोट बैंक लेना या फिर लेना, उस सरकार उस स्थिति में पहले से ही है, क्योंकि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य बीजेपी ने ही किया है और ये बात सबको पता है। इसके पहले वो वैधानिक संस्था हुआ करती थी। तो और एक सबसे बड़ी बात जो हम सब भूल जा रहे हैं कि जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है उसमें प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ पे बाहुबल जैसी चीज वर्क करती है, अफेक्ट करती है। तो इसमें अगर हम सरकार नियंत्रित नहीं करती है चुनाव को, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और वो जो योग्य व्यक्ति होते हैं वो चुनकर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इसमें बाहुबल का बहुत प्रयोग होता है। तो ये इसमें अगर इस तरीके से बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है और उसका प्रभाव दिखेगा, तो हमारे उस जो एससी एसटी हैं, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जो कमजोर हैं, वो भी चुन करके आएंगे। तो ये एक चीज जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए ये पंचायती चुनाव जो है वो समय पर हो। कब तक संपन्न किए जा सकते हैं, करा लिए जा सकते हैं सरकार के द्वारा? आपको क्या लगता है, अप्रैल मई के महीने में, या टलेंगे और आगे डेट खिसकेगी, या फिर 2027? नहीं अदिति जी देखिए, ये चुनाव नियत समय पर तो नहीं होने जा रहा, ये निश्चित तौर से बहुत ऑब्वियस है, सबको पता है, क्योंकि इसमें एक लंबा समय लगेगा अभी कम से कम 3-4 महीने बाद, और ये नियत समय पर नहीं होगा। और मैं इस समय तो नहीं दे सकता, पर भविष्यवाणी नहीं कर पाऊंगे कम होगा, लेकिन ये तय समय पर तो चुनाव नहीं हो पाएंगे। तय समय पर चुनाव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। शशिलेंद्र यादव जी, ओबीसी आयोग का गठन संवैधानिक दर्जा इसे बीजेपी सरकार ने दिलाया, किसी से नहीं छिपा है, तो फिर आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं कि भाई सारी उपलब्धियां हमारी हैं और इसीलिए सरकार डर रही है, घबरा रही है? ओबीसी वोटर्स तो जैसा कि आदर्श जी कह रहे हैं कि बीजेपी के पाले में ही पहले से ही है। देखिए, पिछले 9 वर्षों में इस प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और ग्रामीण अंचल में आप आती जी जाके देखिए, ग्रामीण अंचल के जो स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की और दवाइयों की जो व्यवस्था हुई वो नहीं है, और ग्रामीण अंचलों का किसान आवारा पशुओं से त्रस्त है। पूरा परिवार दिन रात सिर्फ अपनी फसलों को बचाया करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार के साधन की कमी के कारण ग्रामीण अंचल के नौजवान शहरों में पलायन कर रहे हैं, और अभी जो ट्रेड डील अमेरिका और अपने देश की हुई वो किसानों के अधिकारों की हत्या है। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि हमारा जो ग्रामीण अंचल की लोग हैं वो हमें वोट देने वाले नहीं, इस डर से। ठीक है, तो इससे तो आपको फायदा ही है ना शशिलेंद्र यादव जी, जो तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं, चुनाव कभी भी हो फायदा तो आप ही को मिलेगा इसका। बिल्कुल। तो फिर क्यों घबरा रहे हैं आप, क्यों ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सेटिंग कर रही है, हिडन सेटिंग चल रही है? समाजवादी पार्टी कहाँ डर रही है? डर तो भारतीय जनता पार्टी रही है, जो उसने चुनाव को टालने का काम कर रही है। भाई आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति है, भाई आपने बिहार में चुनाव था, 1 महीने में सारे काम करने का काम किया, वहाँ 6 महीने में आपने जाति जनगणना करा दी,
तो अगर जब- 4 महीने चुनाव जब 25 नहीं, ठीक है अक्टूबर शैलेंद्र को- जी, अगर ये समझाइए मुझे, अगर 4 महीने चुनाव टल भी जाएगा तो क्या किसान भूल जाएगा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में उसको नुकसान हो गया था? ये भूल जाएगा कि गौवंश उसके खेतों को चर गए थे, खाद के लिए वो परेशान था? फायदा तो आप ही को नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? चुनाव चाहे अभी हो और चाहे 4 महीने बाद हो, समाजवादी पार्टी ग्रामीण अंचल के चुनाव को जीतने जा रही है। इसके डर के वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को टालना चाहती है। विवेक श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी जीत ना जाए इसलिए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं आप? देखिए अदिति जी, लोकसभा में इन्होंने भ्रम के वातावरण में बढ़त ले ली। उस भ्रम की कलई उपचुनाव में खुल चुकी है। जनता जानती है कि समाजवादियों का समाजवाद कैसा है। ये जिसके घर में हत्या होगी वहाँ नौकरी देंगे और हत्यारे को विधानसभा का टिकट देते हैं। इनके आधुनिक समाजवाद की रूपरेखा सब जनता को मालूम है। ग्रामीण क्षेत्र की बार बार ये दुहाई दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी ये स्पष्ट है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग कहीं जीतते हैं तो फिर उस इलाके में अमन चैन समाप्त हो जाता है। फिर वहाँ जमीन कब्जा करने की घटनाएं, रंगदारी, गुंडा टैक्स, ये सब कारोबार शुरू हो जाता है। इसलिए कोई समाजवादियों के सत्ता में आने की कल्पना करना नहीं चाहता प्रदेश में, और जो करता हो काम लेकिन जाता है। अभी जो दावे शैलेंद्र जी कह रहे थे वो भी तो सही है ना। ग्रामीण अंचल में लोग परेशान हैं, किसान खास तौर से, उनका जो खेत है वो गौवंश चर जा रहे हैं। देखिए गोवंश खाद की किल्लत कैसी थी ग्रामीण अंचलों में, ये सबने देखी, किसी से नहीं थोड़ी छिपी सी है। क्राइसिस विवेक हुई श्रीवास्तव थी। जी, सरकार तो आपकी है ना? थोड़ी सी क्राइसिस हुई थी, उसको समय रहते सरकार ने मैनेज कर लिया। आज कोई किसान उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि हमको अपने खेत में डालने की यूरिया या डीएपी नहीं मिली। मिली सबको। थोड़ा सा सिस्टम में दिक्कत आई थी 2-4-10 दिन की, क्योंकि लोग अगर एक साथ वितरण केंद्रों पे खड़े हो जाएंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि दिक्कत होती है। यानी कि लोगों की गलती है कि वो भारी संख्या में वितरण केंद्र पर जाकर इकट्ठा हो गए। लोगों की गलती नहीं, बात समझे। थोड़ा सा हम लोगों की गलती से पैनिक ना हो लोग। जो काला बाजारी खाद की चल रही थी किसी से छिपी नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी। काला बाजारी जहाँ जहाँ हाँ। शिकायत आई, सरकार ने बहुत त्वरित इससे कार्रवाई किया है। सूर्यप्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री हैं, कई जगहों पर उन्होंने स्वयं छापा डाला है। अधिकारियों ने ऐसे काला बाजारियों के ट्रक्स पकड़ के सीज किए हैं। कड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए ये सब छुटपुट घटनाएं हर सरकार में होती है। ठीक सरकार है की मंशा आलोक उस पे त्रिपाठी की जी, जाने ये वाली छुटपुट कार्रवाई घटनाएं, उस पे छुटपुट की जाने मामले वाली क्या कार्रवाई से होती है। क्या एक बड़ा तय होती फैक्टर है। नहीं बनते हैं चुनावों में? और क्या पंचायत चुनाव में ये नहीं माना जाना चाहिए कि इसका असर साफ तौर पर पड़ेगा? बिल्कुल अदिति जी, देखिए पिछला पंचायत चुनाव जिन्होंने देखा होगा तो मुझे याद है कि शायद उनको वो चीजें याद होंगी कि किस तरह से लूट घसोट हुई थी, किस तरह से मतदाताओं के साथ अभद्रता की गई थी। तो मुझे लगता है कि ये बात कहना बेईमानी होगा कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता है समाज पे और सभी आम मतदाताओं पर इसका प्रभाव पड़ता है कि क्या लोग अपने इच्छा से मतदान भी नहीं कर सकते, या मतदान में इस तरह की आज भी इस तरह अराजकता क्यों होती है, लोगों को स्वेच्छा से क्यों नहीं मतदान किया जाता है पिछले चुनाव में जिस तरह से देखने को मिला। तो मुझे लगता है इसका प्रभाव पड़ता है। वो हो सकता है कि हाँ कुछ परसेंट में पड़ता हो, हम सोचते हो ज्यादा परसेंट पड़ता हो, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि कोई भी मतदाता अशांति से चुनाव में नहीं भाग लेना चाहता। वो चाहता है एकदम शांति से स्मूथ में जाए और वोट देके आए जिसको वो चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाहुबल के चक्कर में और सत्ता की प्राप्ति के लिए वहां पे हर चीजें होती हैं। पिछले चुनाव में सब चीजें देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे ये ना सोचे कि उनको इसके पास फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा। और इसका फर्क सिर्फ इसी चुनाव पर नहीं पड़ेगा, इसका कहीं ना कहीं फर्क आने वाले असेंबली के चुनाव में भी पड़ता है। ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो जनता है या मतदाता है वो शांतिपूर्ण मतदान करना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज लाख प्रयास करने के बाद भी सभी राजनीतिक दलों ने, एनजीओ ने, सबने प्रयास कर लिया, लेकिन मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। ये सबसे बड़ा कारण है। मुझे लगता है इसको लेकर भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और ये जागरूकता तभी आएगी जब राजनीतिक दल एक एक घर से लोगों को इसके लिए तैयार करें कि आप अपना वोट जरूर डालें।
सत्ता पक्ष को दें, विपक्ष को दें, अपनी इच्छा से जिसको भी दें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जो वोट ही नहीं देने आती है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कारण है। इसका लेकिन मतलब आलोक ये है कि त्रिपाठी वो जी, उससे चुनाव जोड़ है। करीब आते हैं तो नेताजी तो घर घर जाते हैं हाथ जोड़ते हुए वोट मांगने के लिए, लेकिन क्या वजह है कि जनता जो है वो वोट डालने नहीं निकलती है घर से? क्या मानते हैं आप इसके पीछे? नहीं अदिति, कहीं ना कहीं जनता के अंदर निराशा है और इन राजनीतिक दलों से वो जो उम्मीद करते हैं, जो उनकी होता है कि हाँ वो हमारे लिए काम करेंगे, गांव के लिए, समाज के लिए, लेकिन जब वो चीजें देखते हैं कि सत्ता मिलते ही वो लोग जो है बदल जाते हैं, विकास की जगह अपना विकास करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम इतनी धूप में समय अपना काम छोड़ करके वोट देने जा रहे हैं और किसको दे रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो एक ये मैसेज होता है वो गलत होता है, जिससे लोग उस दिन उसको छुट्टी के रूप में एंजॉय करते हैं, ना कि एक अभियान के रूप में कि देश का बड़ा चुनाव है उसमें हम भाग लें। तो मुझे लगता है कि समाज आयोग को, राजनीतिक दलों को ये बात जनता को समझानी होगी कि आपका अधिकार है मतदान का और किसी भी दल को करें, लेकिन करें अवश्य। उससे क्या होता है कि जब हम 80% 90% मतदान होगा तो हम सही में उसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे, लेकिन जब हम 40% 50% मतदान बिल्कुल आलोक करते त्रिपाठी हैं जी, तो लेकिन उसका- देखिए यहाँ पे अहम फैक्टर ये भी है कि आपने भी क्योंकि बहुत बड़ी बात कही कि जनता निराश हो चुकी है राजनीतिक दलों से, ऐसी भी पब्लिक है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया है कि कोई जीते कोई हारे, हमारी स्थिति वही रहनी है। ये वजह भी एक अहम फैक्टर है कि लोग मतदान करने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। तो राजनीतिक दलों के ऊपर ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई आपने अगर चुनावी मैनिफेस्टो सामने रखा है, आपने अगर कोई वायदा किया है तो उसको निभाइए, भूल मत जाइए। क्या कहेंगे आदर्श सिंह जी इस पर? जी अदिति जी, मैं कह रहा था, हेलो जी आदर्श जी, आवाज आ रही है अदिति आपकी? जी, मैं कह रहा था कि जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाई साहब कह रहे थे कि 90% मतदान होना चाहिए, तो जो अभी सरकार ने एसआईआर करवाया उसके बाद से अभी जब चुनाव होंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे वोटर्स जो रिपीटेड थे, इस वजह से उनका परसेंटेज हमें कम दिखता था। जैसे कि 100 लोगों की वोटर लिस्ट है, अब उसमें 40 लोग जो होते थे रिपीटेड होते थे, नहीं होते थे या फिर कहीं और लिस्टेड होते थे। क्षमा चाहूंगा, मेरी आवाज पुनः जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है वैसे ही हम तक। स्थिति में आदर्श जी, उनसे- आदर्श जी बात रखिए नहीं। अपनी, आपकी आवाज हम तक क्लियर पहुंच रही है। अदिति जी, मेरी आवाज मुझको ही गूंज करके फिर से मुझको सुनाई देती है, तो मुझको ओके ओके, ठीक है ठीक है आदर्श जी, लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र यादव जी, किस स्थिति में खुद को देख रहे हैं इस वक्त आप पंचायत चुनाव को लेकर? ठीक है आदर्श जी, टेक्निकल इशू है कुछ, लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र जी से कमेंट ले लेती हूँ इस पर। देखिए, इस प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम किया। अभी हमारे साथी भाजपा नेता बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। हम बीजेपी के नेता से सिर्फ इतनी बात पूछना चाहते हैं, अभी बाराबंकी की जो घटना हुई है, एक वकील को गोली मार के हत्या कर दी गई। अभी मैं आज वीडियो देख रहा था दीदी जी, तो मुझे रोना आ रहा था। एक दरभंगा की घटना है, हमें बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, दरभंगा की घटना, एक दलित परिवार को सामंतियों ने लाठी डंडों से पीटा। वो 12 साल की दलित की बेटी रो रही थी। क्या वहाँ कानून व्यवस्था इनको नहीं दिखाई देती? उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में अभी एक रामू कश्यप को जिंदा जला दिया गया, क्या वहाँ की इनको कानून व्यवस्था नहीं दिखाई देती? और बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार की, आज के समय में उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। किस तरीके से लूट अपराध में वृद्धि ठीक हुई है है। शशिलेंद्र और किसी से छिपा नहीं है। शशिलेंद्र जी, अगर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं तो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि जीत आपकी होगी? देखिए, अगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो 300 सीटों पे समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। 300 सीटें? 300 सीटों पे। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, 300 सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए अदिति जी, आपका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा फिर। गाल बजाने में कोई टैक्स तो लगता नहीं है, तो गाल बजाने तक तो ठीक है। बाकी जमीनी हकीकत का अंदाजा समाजवादियों को भी खूब है। जो स्थिति इन्होंने अपने शासनकाल में प्रदेश की है, ये हमसे पूछ रहे हैं
कानून व्यवस्था के बारे में। इनके शासन काल में कुछ जिलों में इनके मुख्यमंत्री इस गरज से नहीं जाते थे कि यहाँ जाने वाले दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रह जाते। उसमें नोएडा भी एक जिला था जहाँ निटारी कांड हो गया था, और जवाहर बाग हत्याकांड, तमाम ऐसे हत्याकांड इनके शासन काल में इनके दामन पे है, जिसका दाग ये पूरे जीवन नहीं धुल पाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं, कितने इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ, कितने डिग्री कॉलेज खोले थे, कितने मेडिकल कॉलेज खोले थे। एक सफाई में मेडिकल कॉलेज बनाया इन्होंने, वहाँ डॉक्टर नकली फीस मांग कर लगाते गिरफ्तार हुआ, कितने लोग मार डाला। ये है इनके मेडिकल कॉलेज का सच। खैर, हमने तो जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश को आज चलाया है, आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश भारत नहीं दुनिया का मेडिकल हब बनने के करीब है। हर जिले में मेडिकल विवेक श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जी, यहीं के मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए तो कई मरीज आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बेड नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम मेडिकल हब बना देंगे, एकदम कब बनेगा? हाँ। आपकी बात एकदम सही। मैं आपकी बात नहीं काटता कि बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं कि जहां आपको लखनऊ के मेडिकल कॉलेजों में, तमाम जिलों के मेडिकल कॉलेज में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, चूहे नजर आते हैं। सुन लीजिए बात, पूरी बात सुन हाँ। लीजिए। ये मेडिकल कॉलेज एक दिन में नहीं बनते, एक चीज। दूसरी चीज, ना डॉक्टर एक दिन में तैयार होता है। एक MBBS डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, और किसी विशिष्ट विभाग का डॉक्टर बनाने में कम से कम 8 से 9 साल लग जाते हैं। हमने जब पिछली सरकार हमारी केंद्र में थी, तब हमने ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के नियमों में शिथिलता करा के मेडिकल कॉलेज खोलने के रास्ते बनाए थे। और अब स्थिति ये है कि हम हर जिले में, 75 जिले में मेडिकल कॉलेज 100% खोलने की स्थिति में आ चुके, खुल चुका है। कहीं बिल्डिंग का काम बचा हो या कुछ ऐसा हो तो वो आंकड़े अलग बता दूंगा, लेकिन हम आज कह सकते हैं। अब यहाँ से केवल मेडिकल कॉलेज तैयार कर लेना सफिशिएंट होता है क्या विवेक श्रीवास्तव जी? मेरी बात समझिए। हाँ, उसके अंदर ICU वार्ड्स ऐसे हैं कई अस्पताल के जहां पर मोटे मोटे चूहे वीडियो वायरल होते रहते हैं आए दिन। मेरी बात उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? हाँ, आप मेरी बात समझिए। देखिए, मेडिकल कॉलेज बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, आपकी बात एकदम सही है। लेकिन आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले दुकान खुलेगा कि पहले ग्राहक आएंगे, पहले अंडा की पहले मुर्गी। आप समझे, विषय ये है कि जब मेडिकल कॉलेज खोलने का नोटिफिकेशन होता है तो वहाँ एक प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ उसको मुहैया कराए जाते हैं। वो फिर सबसे पहले कोई किराए की बिल्डिंग देख करके अपना ऑफिस बनाता है। फिर अगर स्थिति वहाँ बन पाती तो वहाँ एडमिशन शुरू करे जाते हैं, किसी बिल्डिंग को टेक ओवर करके वहाँ क्लासेस चलती है, लैब कहीं और चलाई जाती है। इस दौरान उसके लिए दर्शकों, जिस मेडिकल कॉलेज को लखनऊ के बीत गए उसकी हालत सुधर नहीं पा रही है और आप दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। शशिलेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं चाहती तो स्पष्ट कर दीजिए कि मुझे आपके जवाब में दिलचस्पी नहीं है। अगर आपने प्रश्न किया तो जवाब ले लीजिए, ठीक है? नहीं, मैं जवाब ले रही थी आपका विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब मैं आपका सुन रही हूँ। आप सीधे कह दीजिए कि मुझे आपका जवाब सुनने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, भिड़िए नहीं, ये तरीका नहीं है। देखिए, नहीं, आपने ये कहा कि पहले हम ऑफिस बनाएंगे या पहले हम डॉक्टर नियुक्त कर देंगे, लेकिन फिर ये उपलब्धि क्यों गिनवाते हैं आप लोग कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज तैयार कर दिए? उपलब्धि क्यों गिनवाते हैं फिर मेडिकल कॉलेज तैयार करने की, अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है तो? कैसे व्यवस्थाएं नहीं है? कहाँ व्यवस्थाएं नहीं है? आप बताएं, क्या डॉक्टर टेस्ट ट्यूब बनेगा क्या? शशिलेंद्र यादव, रुक जाइए, आपने प्रश्न पूरा, आप बिल्कुल समय, आपके समय मैंने नहीं रोका, प्रश्न मेरा है। अगर इन्हें जवाब नहीं देता हूँ तो फिर मैं जिस दायित्व से हूँ मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ बैठने का। देखिए, डॉक्टर बना, 5 साल में MBBS बना, फिर अगले 3 साल में विशेषज्ञ बनेगा, तब जाकर के प्रदेश को मिल पाएगा। एक चीज, उसके साथ 10 लोगों का पहला मेडिकल स्टाफ होता है, तब जाकर के एक डॉक्टर की टीम कंप्लीट होती है। हमने जमीन पे काम किया है। तो डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार ही की है ना? तो कौन बना रहा है?
ये कॉलेज कौन खोल रहा है? ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? अगर इन लोगों ने ये काम किया होता, पूर्ववर्ती सरकारों ने काम नहीं किया। ठीक, मेडिकल कॉलेज खोले तो बगल पूछे, ठीक है शैलेंद्र यादव जी, बगल बैठे पूछ लीजिए, आपने काम नहीं किया, इसी का खामियाजा आज जनता भुगत रही है। पूछ लीजिए ना बगल बैठे कई मेडिकल कॉलेज खोल के गए देखिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। अगर भारतीय जनता पार्टी को सब झूठ का पर्याय सब कहा सही। जाए, देखिए तो आप ये एक मिनट, आप मैंने अपनी झूठ बात झूठ का झूठ क्या बोल रहा मैं है? उसका भी बोलूंगा ना। आप बताइए झूठ क्या ठीक है? है। देखिए पहली चीज, समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब इस प्रदेश में रही तो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 17 में कई मेडिकल कॉलेज थे बता दो भैया। इटावा में बनाया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में बनाया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बनाया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज 17 जालौन में में कई बनाया गया, मेडिकल कॉलेज बना के गए थे राजकीय बताओ मेडिकल आप। कॉलेज ठीक है, बांदा में ठीक बनाया है। गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में बनाया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज बस्ती में बनाया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज बहराइच में बनाया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में बनाया गया, राजकीय मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में बनाया 17 में गया, राजकीय कई मेडिकल मेडिकल कॉलेज कॉलेज अयोध्या थे। में बनाया गया, लखनऊ में 17 लोक बंधु में अस्पताल कई बनाया मेडिकल गया, कॉलेज लोहिया थे। अस्पताल बनाया गया, मेदांता अस्पताल ठीक है, बनाया गया, ठीक है 108 सेवा बनाई शैलेंद्र गई, जी, शैलेंद्र जी, 108 शैलेंद्र जी, MBBS शैलेंद्र जी, मैं भारतीय नहीं, जनता पार्टी चीखे के चिल्लाइए नहीं, कई केवल मेडिकल अस्पताल कॉलेज बना थे। देना लखनऊ जिले सफिशिएंट में नहीं होता है। एक जिन अस्पताल का नाम जिन बताएं। पंचायतों की आप लोग बात कर रहे हैं, जिन पंचायत चुनावों का भारतीय जिक्र जनता कर रहे पार्टी की हैं, सरकार उन में गाँव में, देहातों में, बिहड़ इलाकों में भारतीय कितने जनता अस्पताल पार्टी हैं, की सरकार कितने में अस्पताल हैं, जिले गाँव में के लोगों को एक क्यों नंबर शहर आना मेडिकल पड़ता कॉलेज है? 17 में बना के इलाज- कहो बता दो। भाई ये भी गिनवा दीजिए। मेदांता अस्पताल ना मेडिकल ये भी कॉलेज गिनवा दीजिए कि 17 में लखनऊ में कई- आपने कौन 17 सा में बनाया? कई मेडिकल कॉलेज बना हमने के तो नाम कहो। बता दिए, कितने बता दिए? संख्या बताओ। आप बताइए। संख्या बताओ। 17 में जब आप विदेश से हमारे 4 गए, वर्षों जब जनता ने हमारी आपको जब- विदा जब- किया हमारी जब- तो जब कई इस मेडिकल प्रदेश कॉलेज में बना के सरकार गए रही। थे। नहीं, मेरा सवाल आप दोनों से ही लगभग है कोई कि जिला ऐसा गांव नहीं के जिसमें लिए, मेडिकल कॉलेज न गांव बना। में हेल्थ केयर कोई जिला ऐसा नहीं। हेल्थ केयर हम सिस्टम बना रहे हैं मेडिकल कॉलेज। इम्प्रूव हो, आप बताइए कि इसको हमारे लेकर मेडिकल किसने क्या आप किया बात है? बात एक अस्पताल करते बताइए हो जो यार। बनाया आपने। आप देखिए एक अस्पताल का नाम बताइए देखिए, जो आप भारतीय जनता पार्टी के 17 सरकार में- मैं लखनऊ की बात करता हूँ, 17 में बताइए। जब एक बताइए, एक विद्यालय के नाम बताइए आप। 17 में भाई जब आप लोहिया अस्पताल को बनाया, जनता ने विदा लोक बंधु किया, अस्पताल बनाया, मेदांता अस्पताल बनाया। 17 में ये जब 3 जनता अस्पताल मैं ने लखनऊ को बता रहा हूँ। 17 में भाजपा के 3 अरे भाई अस्पतालों के नाम 17 में आप बता दीजिए जो लखनऊ में बने हो। 17 आप बताइए में इस चीज को। 17 में जब जनता ने आपको विदा किया तो उत्तर प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज बना गए थे। ये संख्या बता दो आप। देखिए इस प्रदेश में जब जब उत्तर प्रदेश जब जब सुनिए, कहना ना जब पड़ो। सरकारें रही, कई मेडिकल ठीक है, कॉलेज ठीक है, 17 बना वापस गए जो मैं हो। गिना रहा हूं। संख्या बताओ ना। ठीक है राजकीय शैलेंद्र मेडिकल जी, कॉलेज जालौन से लेकर विवेक बांदा, विवेक बदायूं, बस्ती, विवेक बहराइच, जी, सहारनपुर, सच तो सब ये आप में सब दोनों आपे के बना पास इस दिए। मुद्दे हम पर बना कोई दिए। जवाब हम बना नहीं रहे है। हैं। ठीक है चेक शैलेंद्र जी, कीजिए। विवेक जी, हम भिड़िए बना नहीं रहे हैं। आपस में। गूगल का आदर्श समय सिंह है। जी, नहीं, आवाज ऐसा पहुंच झूठ- पा रही है आप तक? इतना ऐसा ठीक है शैलेंद्र ऐसा ना जी। बात करो कि लोग हंसने आदर्श लगे। जी, ठीक है आदर्श जी को चर्चा में शामिल ऐसा कर जवाब लेते ना हैं। दो। शैलेंद्र जी, ठीक है मैंने मान लिया ऐसा आप जवाब दोनों के ना पास दो कोई कि उत्तर हंसने नहीं है लगे। अस्पतालों को लेकर, मैंने हेल्थ केयर बताया। फैसिलिटीज को लेकर नहीं। भाई लोक बंधु ठीक है, किसने बनाया? ठीक ऐसा है, जवाब ना दो केवल कि बनवा हंसने लेना लगे। सफिशिएंट नहीं होता है। सैफेब अस्पताल आप बनाए। ठीक है सैफेब शैलेंद्र जी, सैफेब है, अस्पताल भैया। भारतीय जनता पार्टी के वेदांता नेता बनाए। जिनकी सरकार है, वेदांता बनाए। भारतीय जनता पार्टी हद है यार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बता दे लखनऊ जिले में सैफे- कौन सा अस्पताल बनाया? एक नाम बताइए। सैफे में आप एक रहे। नाम बताइए। अरे भाई हम कहते आप हैं लखनऊ में एक अस्पताल आप बता बताओ दीजिए। ना। सरकार आप क्या वेदांता हमसे बनाए हो पूछ ना, रहे हैं? वेदांता अरे भाई, बनाए आप हो। हमसे पूछ रहे हैं, सरकार ठीक है, अदिति जी, ठीक है, मैं मुद्दे पर आपसे लौट पूछ रहा जाते हैं, हूं, ऐसे चर्चा ये आगे एक नहीं बढ़ अस्पताल पाएगी। का नाम शैलेंद्र बताइए। जी, अदिति शैलेंद्र जी, आप विवेक पूरे श्रीवास्तव जी, कार्यकाल में एक अस्पताल अदिति का नाम जी। बताइए। एक विद्यालय का ऐसे नाम चर्चा बताइए, आगे नहीं बढ़ जो पाएगी। लखनऊ जिले में बना हो। शैलेंद्र यादव जी, अदिति जी, आदर्श सिंह जी, जल्दी जी, से जी, आपका फाइनल अदिति जी, रिएक्शन लेना मैं चाहूंगी आपको मैं। सुन पा वेदांता ये बना है। है, इनके नाम में नोट कर दिया हमारी जाए। सरकार में बना है। नहीं आप बताओ ना। आप कोई मैंने आप कह रहे हो मंजूरी नहीं की। आप करो बनाए हो। हमारी सरकार में बना, आप बनाए हो। हमारी सरकार में बना वेदांता अस्पताल। बनाए तो आप सैफे ही भी थे। नहीं तो आप बताइए कौन सा शैलेंद्र नाम? यादव जी, इलाज विवेक कराने मुलायम सिंह श्रीवास्तव वेदांता कहाँ चले गए? लखनऊ जिले में एक सुनिए, अस्पताल नाम बता। शैलेंद्र इलाज यादव कराने जी, का है मुलायम सिंह विद्यालय वेदांता का ठीक नाम है। बता दीजिए। वहाँ चले गए, सैफे नहीं आप गए। बताइए। क्रेडिट की ओर मत लगाइए किसने क्या बनवा लिया, ये बताइए कि किसने क्या ठीक से करवाया या किसने उसको मेंटेन किया। केवल अस्पताल बना के स्ट्रक्चर खड़ा कर देना सफिशिएंट नहीं होता अगर वहां पे डॉक्टर्स ही ना हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्होंने डॉक्टर सैफे लगा वो नकली चेक बंकर लगा के मार डाला लोगों को। मुलायम सिंह इलाज कराते हैं गुड़गांव में, सैफे नहीं कराए। गंभीर बीमारी बताते सैफे मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया, हम भी कहते हैं इन्होंने बनाया। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है शैलेंद्र जी, आपकी सरकार में भी खामियां कम नहीं थी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, आपकी सरकार में भी खामियां कम नहीं थी अस्पतालों में, लौटूंगी इस पर, लेकिन आदर्श सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से अपना।
हाँ अदिति जी, जहाँ तक अभी तक बात हो रही थी अस्पतालों की, एयरपोर्ट्स की, एक्सप्रेसवे की, तो हमने इसके पहले सत्र से पहले अखिलेश जी की सरकार देखी, उससे पहले बहन मायावती जी की सरकार देखी, और देखी नहीं, हमने सुना भी था कि वो बिना बताए अस्पतालों में पहुंच जाती थी ब्रश करते हुए, वहां पे बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए, सूचना दिए हुए। डीएम भी वहां पे सूचना नहीं होती थी, कई बार उनको भी सब हड़कंप मच जाया करता था। तब भी स्थितियां वैसी ही थी, उनके 5 साल के कार्यकाल में चीजें नहीं बदल पाई। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, एक लंबा समय होता है, उसमें बदलती हैं चीजें, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठा करके यहाँ तक लाते हुए सभी सरकारों को देखा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि क्या सब, अब बीजेपी के यदि प्रवक्ता पूछे सपा के प्रवक्ता से कि क्या आपने कितने एयरपोर्ट्स बनाए, तो जब सपा बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी उस समय केवल 2 एयरपोर्ट थे। उस समय आज हम देखेंगे 16 एयरपोर्ट्स हैं। नोएडा में सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट बन रहा है। तो बात ये नहीं है, एक्सप्रेसवे की वैसे ही बात करेंगे तो पता लगेगा आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बीजेपी ने बनवाया, पहले की सरकारों ने नहीं बनवाया। तो बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारी सरकारों ने काम किया, अपने समय के अनुसार काम किया, लेकिन अब आज के स्तर पे मूल्यांकन करेंगे तो बीजेपी कहीं अधिक बेहतर कर रही है। तो बात उसकी नहीं थी। ठीक है, बात ये आदर्श सिंह जी मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। आदर्श जी, फाइनल कमेंट मेरा, फाइनल प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ओबीसी वोटर्स जो है कितना बड़ा फैक्टर पंचायत चुनाव के मद्देनजर और 27 के चुनाव को देखते हुए भी। बिल्कुल आदित्य जी, वोटर्स तो मैटर करते ही हैं, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा भी है, और उसमें बेसिकली मुझको जहां तक दिखता है कि वो अभी भी बीजेपी के पक्ष में भी है और आने वाले चुनाव में भी वो बीजेपी के पक्ष में ही दिखेंगे, क्योंकि वो 24 के चुनाव से अगर ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दीजिए। स्थितियां बदली हुई हैं। पंचायत चुनाव में ये जो लेट लतीफी है, इससे किसको नफा होगा, किसको नुकसान? नहीं, ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे कि किसको नफा हुआ, किसको नुकसान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे वो मायूस हुए हैं, आम जनता मायूस होगी। और जो एक विकास की जो एक रोडमैप तैयार होता है कि नई सरकार आएगी, नए प्रधान बनेंगे, नए अध्यक्ष बनेंगे, तो नया विकास होगा, नया बजट आएगा, तो वो सब चीजों पर फिलहाल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मायूसी लोगों को छाएगी, जो कि बहुत लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे थे। तो ये चुनाव लंबे समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है जोरों शोरों से दिखी जा रही हैं। पानी की तरफ पैसे भी बहाए जा रहे हैं। मायूसी उन प्रधानों की शक्ल पर, उन तमाम कैंडिडेट्स की, उम्मीदवारों की शक्ल पर इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि संशय के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए अदिति जी, हमारी सरकार एक कतई रही चाहती कि पंचायत चुनाव में धनबल प्रभावित हो। पंचायत चुनाव में जो जिसकी जैसी जनसंख्या है उसको इस तरह की जिम्मेदारी मिले और सब लोग मिलकर के पंचायत में अपना प्रतिनिधित्व दे और पंचायतें काम करें। उस दिशा में हमारा कार्य है समर्पित। पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से हम ये भी जीतेंगे, हम विधानसभा भी जीतेंगे। देखिए आरती जी, जब इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में और किसानों और नौजवानों के लिए जो सरकार उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार जी रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, जो उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में काम किए, उसको देखते हुए आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में जितने भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है, इसलिए चुनाव को टालना चाहती है। ठीक है, आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पंचायत चुनाव पर संशय के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं और इसकी वजह से सियासत भी जोरों शोरों पर है। समाजवादी पार्टी जहां आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जानबूझकर देरी करा रही है, जानबूझकर पंचायत चुनाव टालना चाहती है, क्योंकि वो डरी हुई है, घबराई हुई है, हार का डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को। वहीं दूसरी तरफ सरकार का साफ तौर पर यह कहना है, कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर जटिलता को देखा जाए इस पूरी प्रक्रिया की, आयोग के गठन से लेकर सर्वे, रैपिड सर्वे कराने तक और उसके बाद आरक्षण तय करने तक और इसके बाद पंचायत चुनाव की तैयारी, कहीं ना कहीं प्रधानों के चेहरे इस वक्त लटके हुए हैं और उन तमाम उम्मीदवारों के भी जो पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनके लिए ये जो खबर है, दावा किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव टलने के पूरे आसार उत्तर प्रदेश में है। देखने वाली बात होगी कि इस पर सियासत